तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज है कुछ चीज़ें जो आपको बतानी है, जो आपको समझानी है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। इसके पीछे का है, मैं कार्ड में लगा दूंगा, यहाँ पे ऊपर कार्ड पे होगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, या फिर मैं एंड में लगा दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चरिंग है, इसको हमको समझना है। टोटल हमको ये समझना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है हमारा। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, बेसिक चीजें क्या होती हैं, इन सभी चीजों के बारे में हमको देखना है। ठीक है, आओ देखते हैं क्या है, चीजें कैसे समझ में आती हैं हमको। ठीक है, तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या हो गया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल अबाउट, अब पार्टनर्स इंटर हो चुका है पूरे के पूरे बिजनेस में। ठीक है, जब पार्टनर इंटर होता है पूरे के पूरे बिजनेस में, जब पार्टनर इंटर होता है बिजनेस में, तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। बेसिक चीज़ें का मतलब क्या होता है कि जब नया पार्टनर आएगा तो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट बुक में एसेट्स होंगी और प्रेजेंट बुक में लायबिलिटीज़ होंगी। इन सभी लायबिलिटीज़ और एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ठीक है, इन सभी एसेट्स और लायबिलिटीज़ का क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन को जो प्रोसेस होता है वो पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन में होता है। ठीक है, इसी के लिए कहा जाता है क्या, इस अकाउंट को नाम दिया गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट। बात समझ में आ रही है? तो इसमें सिंपल सा फैक्ट है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज के डेविएशंस की बात करेगा, या तो एसेट्स इंक्रीज करेंगे उनके बारे में, एसेट्स डिक्रीज करेंगे उनके बारे में। तो ये बेसिक डेविएशन प्रोसेस को ही हम कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये बेसिक है, हम बेसिक समझ लेते हैं। और असल में क्या है कि पूरा का पूरा मैं इसमें WCR भी और IFR, मतलब कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सभी के सभी बेसिक एंट्रीज में समझा दूंगा आपको, कैसे वो काम करती हैं वो समझा दूंगा। उसके बाद अगले वीडियो में हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर मैं क्वेश्चन इंक्लूड कर देता तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, और जो कि तुम लोगों ने रील देख के अपना जो टाइम ऑफ स्पैन इतना कम कर दिया है कि तुम लोग आधे में ही छोड़ दोगे, पढ़ोगे भी नहीं इसको। ठीक है, तो वो जरूरी है, और क्योंकि एक बार ओवरलोड कर दूंगा मैं तो दिमाग पे जाएगा भी नहीं। तो हम बेसिक स्ट्रक्चरिंग इसको समझते हैं और कहाँ से चीजें स्टार्ट होती हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज के डेविएशंस को समझते हैं। तो फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। अब बेसिक एंट्रीज से उनके फॉलोअप्स को हम सीखेंगे कि एंट्री अगर होती है तो उस एंट्री को हम उस अकाउंट में कैसे लेके जाते हैं, हमको वो समझना है। ठीक है, तो इसको सिंपल बेसिक जर्नल एंट्री के हिसाब से समझिएगा। जर्नल एंट्री आप सभी को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जर्नल एंट्री क्या होती है और जर्नल एंट्री का प्रोसेस क्या होता है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। तो बेसिक स्ट्रक्चरिंग में इसको आप सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और अपना दिमाग सब कुछ खोल के बैठिए और उसको सीखिए, देखिए कि ये क्या कहता है। ठीक है, अब पहला पॉइंट दिया हुआ है कि फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू एसेट्स, तुम्हारी जो एसेट्स की वैल्यू है वो डिक्रीज कर गई, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, यानी PL का एडजस्टमेंट होगा टू एसेट्स अकाउंट। देखने को मिल रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट हमको यहां देखने को मिला क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट याद रखिएगा कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जब भी हमारी एसेट्स डिक्रीज करती हैं, भाई तुम्हारी एसेट्स डिक्रीज कर रही हैं, कम हो रही हैं, यानी तुमको क्या हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, तुमको नुकसान हो रहा है। और जनरल एंट्री का फेनोमेना जब तीनों आप ग्राउंड बेसिक के जो रूल्स हैं उनको आप देखेंगे कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्या किया जाता है। ठीक है, इनकम्स को क्रेडिट किया जाता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, बेसिक स्ट्रक्चरिंग में जब आप इसको समझते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और PL एडजस्टमेंट अकाउंट जो होता है वो डेबिट हो जाता है, क्योंकि उसमें तुम्हारी वैल्यू डिक्रीज कर रही है। क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो, एक अलग से अकाउंट तैयार कर रहे हो जिस अकाउंट में उस एसेट्स की वैल्यूएशन, उस लायबिलिटी के वैल्यूएशंस के डेविएशन को शो करना है, ताकि जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। नया पार्टनर आएगा तो एसेट्स की वैल्यूएशन अलग होगी, लायबिलिटीज की वैल्यूएशन अलग होगी। तो पुराने पार्टनर्स में पुरानी एसेट्स और लायबिलिटीज के जो डेविएशन है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट, ये पहला पॉइंट। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक उल्टा कर दीजिएगा, इंक्रीज होगी, वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एसेट्स तुम्हारी क्या होंगे, डेबिट हो जाएंगी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी तुम्हारी इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटीज अकाउंट, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, ठीक। उसके बाद से फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी डिक्रीज करेगी तो क्या होगा, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक। ये बेसिक 4 एंट्रीज हैं, ये बेसिक 4 एंट्रीज हैं, इन्हीं 4 एंट्रीज पे आपका पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना हुआ है। अब पूरे के पूरे बुक वैल्यू पे जो भी तुम्हारे पास एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उनका इन 4 एंट्रियों पे तुम्हारा फेनोमेना तुमको पूरा का पूरा तैयार करना है। एसेट्स डिक्रीज करेंगे तब क्या होगा, एसेट्स इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा, लायबिलिटी इंक्रीज करेगी तब क्या होगा, लायबिलिटी डिक्रीज करेगी तब क्या होगा, उसके हिसाब से सिचुएशन तैयार होगी। अब कुछ बेसिक पार्टनर्स चीजें हैं। व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज प्रॉफिट, जब अकाउंट प्रॉफिट शो करता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट शो करता है, तो उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे भाई। उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, क्योंकि मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि भाई पुराने एसेट्स और पुराने लायबिलिटीज को हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कारण ये है कि पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो उससे क्या होगा, एक बेसिक स्ट्रक्चरिंग फेनोमेना तुमको तैयार हो जाएगा। भाई नया पार्टनर आएगा तो एसेट्स की वैल्यूएशन भी अलग होगी, लायबिलिटी की वैल्यूएशन भी अलग होगी। कारण है इसके पीछे, इसको इस तरह से समझते हैं। देखो बेटा, अब देखो, कहने का मतलब यह है कि मैंने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, इसको समझने का तैयारी करो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनने का पूरा कारण क्या होता है, ठीक है, ताकि तुमको एक स्ट्रक्चरिंग समझ में आ जाएगी, ठीक। देखो अब रिवैल्यूएशन बनने का कारण क्या हो गया, रिवैल्यूएशन बनने का पूरा कारण क्या हो गया। मान लो कि सचिन है, अब सचिन है, सचिन के साथ सोहन है, मैं हूं, सोहन है, और एक कोई मोहन है, ठीक है। अभी मान लो कि मोहन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मान लो कि मोहन नहीं है, यही 2 लोग हैं, सचिन और सोहन है, यही दोनों लोग के पार्टनर थे। टोटल हमारे पास एसेट्स 10 लाख रुपए की थी और हमारे पास लायबिलिटी करीबन मान लो 3 लाख रुपए की थी, ठीक है। अब मोहन एंटर करता है बिजनेस में, पैसा कुछ लेके आता है। अब बताओ कि ये जो टोटल 13 लाख रुपए का टोटल इनिशियल एसेट्स और लायबिलिटीज को मिला के है, ये क्या हम दोनों के बीच में बंटना चाहिए, क्या हम दोनों के बीच में बंटना चाहिए कि क्या इन तीनों लोगों के बीच में बंटना चाहिए, मतलब क्या मोहन, सोहन और सचिन के बीच में बंटना चाहिए कि सचिन और सिर्फ सोहन में बंटना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ये सिर्फ किसका हिस्सा है भाई, ये पूरे बिजनेस को खड़ा किसने किया है, इन्हीं 2 लोगों ने खड़ा किया है ना भाई। मोहन का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो जब मोहन का कोई काम नहीं है तो ना मोहन की कोई एसेट्स बनती है, ना मोहन की कोई लायबिलिटी बनती है। मोहन ने ना इस बिजनेस को खड़ा किया है, मोहन ने ना इस बिजनेस में कोई पैसा लगाया है। तो कुल मिला के बातें यहाँ पे हमको ये समझ में आती हैं कि देयर इज नो चांस अबाउट इट कि हाँ भाई हम यहाँ पे मोहन को इसके साथ इंक्लूड करेंगे। बात समझ में आया, मोहन को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, ये हमको बेसिक स्ट्रक्चरिंग में समझ में आ गया है, ठीक है। तो मोहन को यहाँ पे इंक्लूड मत करिए, मोहन को यहाँ पे रहने दीजिए, मोहन के दिमाग की मत लीजिए, क्योंकि मोहन यहाँ पे लायबल नहीं है किसी भी अमाउंट को पे करने के लिए। क्या समझ में आया, मोहन इज नॉट लायबल फॉर एनीथिंग एनीवेयर, ठीक। समझ में आया मेरी बात, बात समझ में आई मुन्ना। ठीक है, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स, टू डिक्रीज फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज मैंने बता दिया है। तो जब भी प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियस सी बात है ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब प्रॉफिट अब नहीं शो करता है, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस शो करता है, क्या शो करता है, लॉस शो करता है, तो ओल्ड पार्टनर्स में इसको डेबिट करते हैं और कौन से अकाउंट के साथ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ जाएगा। अब इस अकाउंट को तैयार कैसे करते हैं, पूरा का पूरा मामला आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम यहां से समझते हैं ताकि हमको पूरे के पूरे दिमाग की स्ट्रक्चरिंग को हम यहां पे समझ सकें, ठीक है। तो ये आपका ऑब्वियस सी बात है, ये आपका डेबिट वाला प्रोसेस रहेगा। आपके लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट, आपके राइट हैंड साइड में क्रेडिट वाला अमाउंट होता है। अब इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले क्या होगा, ठीक है, पहले आएगा टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ
टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू जो डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, उसको क्या करेंगे आप, टू साइड लिखेंगे, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। उसके बाद से टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज जो आपकी क्या हो गई हैं, जो आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज कर चुकी हैं, और टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, वो लाइबिलिटीज जो एट द एंड आपके समय में, जो आपने पूरे एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर में लिखना आप भूल चुके हैं, जिसको आपने लिखना अपने दिमाग से उतार दिया हो। बात समझ में आ रही है? तो बेसिक स्ट्रक्चरिंग आपको समझ में आया, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चरिंग समझ में आया। एक तो क्या कहा आपको, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, जो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज करेगा वो अमाउंट। टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, वो लाइबिलिटीज जो ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज कर चुकी है। एंड टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, वो लाइबिलिटीज जो अनरिकॉर्डेड रह चुकी हैं, जो कि पूरे बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं हुई है पूरे एंड ऑफ ईयर में। ये टू वाला मामला हो गया। बाई वाले मामले में आ जाइए। अब बाई वाले में क्या है कि बाई इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, बाई इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जो एसेट्स इंक्रीज की हुई हैं, क्या इंक्रीज की हुई हैं, बाई इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, बाई इंक्रीज इन अ वैल्यू ऑफ एसेट्स, जो एसेट्स इंक्रीज की हुई हैं हमारी, वो वाला अमाउंट, प्लस उसके साथ साथ क्या होगा, बाई इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, उसके बाद से बाई डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, ठीक, और उसके बाद से आपका क्या इंक्लूडेड है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ये तीन चीजें आपकी क्या हो गई, आपके बाई साइड हो गए। तो दिमाग में आपके ये रहेगा, टू साइड में क्या होगा, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज एंड टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। यानी एक पॉइंट एसेट्स का, बाकी दो पॉइंट्स लाइबिलिटीज के। इसको समझ लो। आओ फिर से मैं तुमको सिखा देता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, ताकि तुम्हारे दिमाग में क्या हो जाए, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, ठीक, ताकि तुम दिमाग में इसको बैठा सको। देखो हम सिर्फ की बात करेंगे, सिर्फ टू साइड की बात करेंगे। किसकी साइड बात करेंगे, टू साइड की बात करेंगे, तब हमको समझ में आएगा। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट देखिए, आओ ठीक है, टू वाला मामला था। कौन सा मामला था, टू वाला मामला था। अब क्या बोला है, इस साइड क्या हो गया, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। हमारी वैल्यू, कोई एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज कर गई हो। जैसे कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास कोई प्लांट 10 लाख का रहा होगा, मेरे पास कोई प्लांट 10 लाख का रहा होगा, एंड और ईयर एंड में कितना चला गया, 8 लाख चला गया। तो यानी मुझे 2 लाख का क्या हुआ, वैल्यू मेरी डिक्रीज की, वो वैल्यू यहां लिखेंगे। उसके बाद से इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हमारी कोई इंक्रीज कर गई। तो मेरे पास कोई, मान लो कि मुझे किसी को 10 लाख रुपए देने हो और वो चला गया हो 12 लाख रुपए, कितना, 12 लाख रुपए, कितना चला गया हो, 12 लाख रुपए। तो यहां मुझे 2 लाख का इंक्रीमेंट मिला। भाई मेरी वैल्यू पता चल गई, पता चली कि मेरे पास कोई डेटर था जिसको मुझे 2 लाख रुपए और देने थे, 2 लाख रुपए मुझे और ही देने थे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये अनरिकॉर्डेड क्या है, ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। वो लाइबिलिटीज जो हमने अनरिकॉर्डेड रखी, जिनका कोई मतलब ही नहीं था। तो यहां पे क्या क्या याद रहेगा, टू इंक्रीज, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। ये टू साइड वाला मामला हो गया, ठीक। अब आते हैं किसकी तरफ, अब आते हैं हम बाई साइड की तरफ। किसकी साइड आते हैं, बाई साइड की तरफ आते हैं। अब बाई साइड को समझिएगा, ठीक, समझिएगा बाई साइड के साइड को।
किस साइड को समझेंगे? बाई साइड के समझेंगे। बाई साइड का मतलब क्या हो गया? अब बाई साइड की तरफ आते हैं, देखो तो बाई साइड लिखा हुआ है, बाई साइड का मतलब क्या क्या आ गया? अब आएगा इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, कोई वैल्यू ऑफ एसेट्स तुम्हारी इंक्रीज कर गई हो। मेरे पास शुरुआत में कोई 15 लाख का एसेट था, मान लो कि कोई प्लांट रहा हो, वो लास्ट में 20 लाख का हो गया, तो 5 लाख का इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? कितने का हुआ? 5 लाख का इंक्रीमेंट हुआ, यानी हमारी एसेट्स इंक्रीज कर दी। ठीक, उसके बाद से डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, कोई लाइबिलिटीज हमारी क्या कर गई हो? डिक्रीज कर गई हो। तो अगर हमको किसी को 20 लाख रुपए देने थे, मैंने शुरुआत के अंत में उसको 5 लाख रुपए दे दिए, तो मेरे पास 15 लाख रुपए बचे, यानी हमारी वैल्यू डिक्रीज कर गई किसकी? लाइबिलिटीज की। उसके बाद से अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कोई हमारे पास एसेट्स थी जिसको हमने रिकॉर्ड करना ही भूल गए, अनरिकॉर्डेड एसेट्स जिसको हम रिकॉर्ड करना भूल ही गए, तो ये भी हम क्या करेंगे? लिखेंगे। मान लो कि मेरे पास कोई मशीनरी पड़ी हो जो 5 लाख रुपए की हो और हमने उसको लिखना ही भूल गए, तो इसको आप क्या करेंगे? इसको आप इंक्लूड करेंगे। तो ओवरऑल बात ये है कि ओवरऑल सिचुएशन और सिनेरियो यही बनता है कि आपको इस दिशा में और इस आपको फैक्टर्स में काम करना है। ठीक है, रेदर देन ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि सिचुएशन कोई खराब है, इसको आपको इसी तरीके से काम करना है। ठीक है, इतना समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया बताइए। ठीक, जब इतना समझ में आ गया तब इसको हम क्या करते हैं? अब हम इसको आगे की तरफ लेते हैं और क्वेश्चंस को लगाना चालू करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। ठीक है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो जब भी प्रॉफिट होगा हमारा इस साइड लिखेंगे, लॉस होगा हमारा इस साइड लिखेंगे। ठीक, ये बेसिक स्ट्रक्चरिंग है, इसको इस हिसाब से आपको समझना है। अब आगे आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज, अब आपने एसेट्स और लायबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एसेट्स लायबिलिटीज आपकी खत्म हो चुकी हैं, यहां पे आपने सब कुछ अपने हिसाब से बांट दिया। उसमें अगर मुनाफा होगा तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, लॉस होगा तो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, क्योंकि नया पार्टनर ना उस पूरे के पूरे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का भागीदार है और ना ही उसके लॉस का भी भागीदार है। बात समझ में आई? मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया था कि जब भी कोई पार्टनर एंटर होता है बिजनेस में, कोई भी बिजनेस में कोई भी पार्टनर एंटर होता है, तो वो पुराने एसेट्स और लायबिलिटीज में उसका कोई हाथ नहीं है, वो ना उस एसेट्स में ना लायबिलिटीज में उसका कोई भी हाथ नहीं रहेगा, उसमें उस प्रॉफिट में उस लॉस में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, अब अगले पॉइंट में आते हैं, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड रिजर्व दिया हुआ है, तो जनरल रिजर्व तुम्हारे पास दिया हुआ है, रिजर्व फंड दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, एंड ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो आपके पास बचती हैं, एक जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी पीएल का बैलेंस जो प्रॉफिट वाला है। जनरल रिजर्व क्या होता है? वो पैसा रखते हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि वो पैसा अपने प्रॉफिट में से बचा के रखा जाता है जिसका इस्तेमाल हम फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए करते हैं। रिजर्व फंड हम कभी कभी ऑपरेटिंग कॉस्ट को यूज करने के लिए भी करते हैं, और अगला आता है प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा पीएल का प्रॉफिट वाला बैलेंस है। इन सभी को आप ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। ऑब्वियस बात है, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पुराने प्रॉफिट्स को, पुराने रिजर्व्स को, पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को, तो ये सब के सब जो भी ट्रांसफर्स होंगे ये ओल्ड रेशियो में होंगे। किस में होंगे? ओल्ड रेशियो में होंगे। ठीक है, नए रेशियो का कोई औचित्य यहां पे नहीं है। अगला आता है, ठीक है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेज अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो।
भाई लॉस भी होगा तो वो भी हमको क्या करना होगा, ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया, लॉस बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया, लॉस बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया, लॉस बैलेंस। उसके बाद से आता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्या हो गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या होता है, जब भी हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या हो गया, जब भी हम कोई पोस्टर लगाते हैं, कोई मार्केटिंग करते हैं, या फिर हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, तो जो भी हम अपने प्रोडक्ट पे एडवर्टीजमेंट करते हैं तो वो भी हमारा क्या है, एक्सपेंस ही तो है। उसके बाद से डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया कि फ्यूचर बेसिस पे अगर हम कोई एक्सपेंस कर रहे होंगे। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होगा कि फ्यूचर पे अगर हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फ्यूचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आने वाले समय के लिए कुछ पैसा हमने बचा के रखा था कि हाँ अगर आने वाले समय में कोई लॉस अगर हमको बियर होता है तो उसको कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब कि फ्यूचर बेसिस पे जो लॉस हमको झेलने पे मिलते हैं उनको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसके लिए, सरप्लस ऑफ ए स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व में क्या आ गया, या तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आएगा या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आएगा, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आता है। इसको भी आप किस में ट्रांसफर करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। किस रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। देखो अब इसमें समझ लो कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, इसको पूरी तरीके से हम समझते हैं। देखो WCR का मतलब क्या होता है कि हमारे यहां कोई वर्कर काम कर रहा होगा, एक XYZ कोई भी वर्कर हो सकता है। अब वो वर्कर हमारे यहाँ काम करते करते किसी मशीन में उसका हाथ आ गया हो या टांग आ गई हो, अब उसको क्या करना होगा, हमको उसको कंपनसेट करना होगा। क्या करना होगा, कंपनसेट करना होगा। अब वो कंपनसेट कैसे करेंगे हम, मान लो कि ओवरऑल ऑफ ईयर में कोई एक वर्कर था जिसका उस पार्टिकुलर मशीन में हाथ आ गया और उसका हाथ कट गया, तो उसको क्या करना होगा, कंपनसेट करना होगा कि नहीं करना होगा, उसको तुमको कंपनसेट करना होगा, उसको तुमको पैसा देना होगा। भाई उसके परिवार, उसका परिवार तुम्हारे पे डिपेंडेंट है, उसके वो पूरा तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, वो तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये तुम्हारा मतलब ऑब्लिगेशन बनता है कि तुम उसको क्या करो, उसको फाइनेंशियली मदद करो उसके परिवार को। अब ये आप इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए आप रिजर्व फंड तैयार करते हैं जिसको कहा जाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसके तहत अगर कोई वर्कर का कोई हादसा होता है तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, रिजर्व फंड तैयार करना होता है। खैर ये एक चीज बात तो ये है, अगर इस कंपनसेशन का कोई, अगर मैंने बताया कि मैंने पूरे साल में 50,000 का WCR तैयार करके रखा था, यानी 50,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने तैयार करके रखा था, अगर इनका इस्तेमाल नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है एक तरह से ये कंपनी के लिए क्या है, प्रॉफिट ही तो है, एक तरह से वो पैसा तो बच ही तो गया। उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, उस रिजर्व को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। भाई उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ठीक, समझ में आया। अच्छा चलो अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। ये तो हो गया, ये अब हो गया ICR। ठीक है, ICR करें या IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये क्या होता है इसको समझो। IFR इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट रही हो, ठीक है, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा हो, ठीक है, मान लो कि एक 1 CR का मैंने किसी बिजनेस में 1 CR का रखा हो, और मुझे पता है कि हो सकता है कि किसी पूरे साल में मुझे 10 लाख का नुकसान हो सकता है। भाई मैंने एक बैलेंस बना के रखा कि मुझे 10 लाख का नुकसान हो सकता है, तो मैंने क्या किया कि 10 लाख रुपए का एक रिजर्व फंड तैयार किया।
क्या तैयार किया, रिजर्व फंड मैंने 10 लाख रुपए का तैयार किया कि भाई चलो ठीक है 10 लाख का हमने एक रिजर्व तैयार करके रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? किसका, 10 लाख का हमने एक रिजर्व तैयार करके रखा है कि 10 लाख रुपए भाई हो सकता है कि 10 लाख रुपए हमको देने पड़ेंगे। अब पूरे के पूरे साल में जो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था कि हो सकता है कि इस पे हमको 1 करोड़ रुपए लगाया है जिसपे हमको 10 लाख का नुकसान हो जाएगा, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरा जो ये रिजर्व था वैसे ही के वैसे सेफ रह गया। तो अब क्या होगा, इस पैसे का कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करोगे। इस पैसे को कैसे इस्तेमाल करोगे, तुम इस पैसे को लगाओगे कहाँ पे, रिजर्व फंड में लगाओगे। किस में लगाओगे, रिजर्व फंड में लगा दिए। अब ये पैसा जब इस्तेमाल नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है इस पैसे को क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इस पैसे को क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। किसको, ओल्ड पार्टनर्स में। किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स में तुमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ओल्ड पार्टनर्स तुमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, भाई तुम्हारा बैलेंस क्रिएट हो गया, तुम्हारे पास पैसा ही पैसा। ठीक, इसी को कहते हैं WCR। अब इसी पे क्वेश्चन तैयार होता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कुछ क्वेश्चंस तैयार होंगे। अब तुमको क्या दे देगा कि WCR दिया हुआ है, उस पर कोई क्लेम नहीं आया। WCR दिया, उस पर कोई क्लेम नहीं आया, तो ऑब्वियस बात है जब कोई क्लेम नहीं आएगा तो उस अकाउंट को डेबिट कर दीजिएगा, बाकी उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पूरा का पूरा अमाउंट। मैंने बोला था कि 50,000 रुपए तुमने रिजर्व बना के रखे थे, तो 50,000 रुपए तुमने पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अगला आता है क्लेम फॉर WCR इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ WCR। ठीक है, WCR का जो क्लेम था वो कम आता है, लोअर देन द अमाउंट ऑफ WCR। अब क्वेश्चन को समझो, मैं समझाता हूं इसको। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से देख लो। क्लेम फॉर WCR इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ WCR। अब जैसे मान लो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि तुमने पूरे के पूरे WCR मतलब कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 रुपए बना के रखे थे। कितने बना के रखे थे बाबा, 50,000 रुपए बना के रखे थे। WCR था कि अगर भाई कोई हमारे यहाँ वर्कर का हाथ पैर उड़ जाता है तो उसको हम 50,000 रुपए देंगे। ठीक है, होता भी है, किसी का उंगली ही कट जाती है, किसी का पंजा ही कट जाता है। अब तुमको उसको कितना देना है, 25,000 रुपए देने हैं। कितने देने हैं, 25,000 रुपए देने हैं। कितने देने हैं, 25,000 रुपए देने हैं। 25,000 रुपए तुम्हारा क्लेम आ गया। कितना आ गया, 25,000 रुपए तुम्हारा क्लेम आ गया। टोटल अमाउंट कितना आया, 25,000 रुपए तुम्हारे क्लेम आ गए। अच्छा भाई, बैलेंस कितना बच गया, 25,000 रुपए तुम्हारे पास क्लेम का पैसा बच गया। यानी तुमने रिजर्व बनाया था 50,000 का, 25,000 का क्लेम आया, 25,000 तुम्हारे पास उस रिजर्व का फंड का पैसा बच गया। ये क्लेम दे दिए, ये 25,000 बच गया, इसको कहां दे दोगे, ओल्ड पार्टनर्स को। किसको दे दोगे, ओल्ड पार्टनर्स को दे दोगे। किसको दे दोगे, ओल्ड पार्टनर्स को दे दोगे। ठीक है, तो अगर यहां पे हम अमाउंट लिखेंगे, यहां पे हम अमाउंट लिखेंगे तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, WCR टोटल अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट कितना था, 50,000 रुपए। कितना था, 50,000 रुपए। ठीक, जिसमें से प्रोविजन फॉर WCR कितना था, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था, 25,000 का, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितना चला गया, 25,000 रुपए। यानी 25,000 रुपए तुमको देने पड़ गए, 25,000 तुमको देने पड़ गए, और 25,000 रुपए तुमने किस में ट्रांसफर कर दिया, वर्क पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक, समझ में आया। अगला देते हैं, क्लेम इज इक्वल टू WCR। WCR के बराबर क्लेम निकल गया, यानी 50,000 रुपए का क्लेम बनाए, 50,000 रुपए का तुम्हारा देना पड़ गया, उसका हाथे उड़ गया, उसका पैरे उड़ गया, तो ऑब्वियस सी बात है पूरा का पूरा अमाउंट भाई उसको देना पड़ेगा, पार्टनर्स को कुछ मिलेगा नहीं। ठीक, क्लेम इज मोर देन अमाउंट ऑफ WCR। क्लेम ज्यादा हो किससे, अमाउंट ऑफ WCR से। अब क्लेम ज्यादा मिले तब क्या करोगे भैया, अब बताओ। क्लेम ज्यादा मिलेगा तो क्या करोगे, क्लेम ज्यादा मिलेगा तो क्या करोगे, अब बताओ। 50,000 का तुम्हारा रिजर्व बनाए थे, क्लेम अब दो ठो वर्करों का हाथ पैर उड़ गया, अब दोनों को 50,000 रुपए देना, अब क्या करोगे, लो
तो यहां तो मुंडी घूम गई। यहां पे क्या इस्तेमाल करोगे, यहां पे तुम इस्तेमाल करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट का। किसका, रीवैल्यूएशन अकाउंट का। रीवैल्यूएशन में से पैसा निकालिए, उसके बाद से पार्टनर्स में उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में से पैसा निकालिए, उनको कंपनसेट करिए, फिर उसके बाद से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन को ट्रांसफर करिए। अब ये आपकी लायबिलिटी हो गई। क्या हो गया, लायबिलिटी हो गई। ये लायबिलिटी हो गई ना। अचानक से ये लायबिलिटी तुम्हारी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। अचानक से ये लायबिलिटी तुम्हारी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। भाई 50,000 रुपए तुमको रिजर्व तुमने तैयार करके रखे थे, अब क्लेम आ गया 1 लाख रुपए का, यानी 50,000 रुपए और तुमको देना है। तो यानी अधिक का जो 50,000 रुपए था वो तुम्हारे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, लायबिलिटी हो गई कि नहीं हो गई, समझो इसको। देखो, तुमने WCR तैयार करके रखा था कितना, 50,000 रुपए। कितना, 50,000 रुपए। तुम्हारे पास 2 ठो वर्कर थे, सोहन और मोहन। ठीक है, सोहन और मोहन। सोहन का हाथ उड़ गया, ये भी 50,000 रुपए तुमसे मांगा। मोहन का पैर उड़ गया, ये भी तुमसे 50,000 रुपए मांगा। इन दोनों का मिला के टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1 लाख रुपए। तुमने रिजर्व कितना तैयार करके रखा था, तुमने रिजर्व कितना तैयार करके रखा था, 50,000 रुपए तो रिजर्व तुमने तैयार करके रखे थे, 1 लाख रुपए तो तुम्हारे पास आ गया। अच्छा, दोनों के बीच का बैलेंस का डिफरेंस कितना है, 50,000। ये तुम्हारे लिए क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई कि नहीं हो गई। अब ये लायबिलिटी क्या है, इंक्रीज है। ये लायबिलिटी इंक्रीज की है कि नहीं की है। तो मैंने अभी ऊपर बताया था कि जब भी लायबिलिटी इंक्रीज करती है वो कहां जाती है, हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाती है। किस में जाती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाती है। जब भी हमारी लायबिलिटी इंक्रीज करती है वो कहां जाती है, हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाती है। तो इंक्रीज इन रीवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा, इंक्रीज इन लायबिलिटी करके किस साइड में, 2 साइड में करके चला जाएगा, जाएगा ना, 2 साइड करके जाएगा नहीं जाएगा। इंक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज गई तो 2 साइड में जाएगा। देखो गया कि नहीं गया। टू प्रोविजन फॉर WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का आया, देखो 50,000 का क्लेम मिला कि नहीं मिला। ठीक, तो यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में 50,000 और यहां पे भी 50,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिंपल सी बात है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, आप उसको ट्रांसफर कर देंगे। एक सिंपल सा फंडा है। अगला आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है। भाई कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हो, आप उसके दिमाग में ये सोचते हैं कि अगर हमको कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान से बचने के लिए हम रिजर्व बना के रखते हैं कि हाँ भाई अगर कोई इन्वेस्टमेंट में हमको नुकसान होगा तो वहां से हमको पैसा बचेगा। अच्छा, व्हेन बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज सेम। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की सेम, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की सेम हो। समझो इसको, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की सेम हो। तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों ही इन्वेस्टमेंट की सेम होगी तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज सेम, यानी 10 लाख रुपए बुक वैल्यू में है और मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपए है। यानी तुमको नुकसान कुछ नहीं हुआ। अगर तुमने रिजर्व 1 लाख रुपए का बना के रखा होगा तो उसको क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। अभी मैं समझा रहा हूं इसको, बस एंट्रीज देखते जाइए आप। ठीक है, तो एंट्री क्या बना के कहा है इसने, ठीक, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, याद रहेगा ये। अब आगे देखिए, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। ठीक है, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू, समझिए इसको, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू 9 लाख है
और तुम्हारे पास बुक वैल्यू कितनी है 10 लाख रुपए, तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कम हो तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। या तो फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू द IFR, तो IFR अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन IFR, तो IFR अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, आओ इसको समझाते हैं। इसको जब तक समझाएंगे नहीं तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। देखो आप समझने की कोशिश करो। मान लो कि मेरे पास कोई एक इन्वेस्टमेंट थी, मान लो कि मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट थी, वो इन्वेस्टमेंट मेरे पास 10 लाख रुपए की थी। ठीक, 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, ये इन्वेस्टमेंट रही। अब मैंने इस पे रिजर्व तैयार करके रखा था IFR, कितने का 1 लाख रुपए। कितने की 1 लाख रुपए की मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसमें मैंने तैयार करके रखा था। ठीक है, अब दिया है कि व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों ही इन्वेस्टमेंट की सेम। ठीक है, इसको हम बुक वैल्यू मानते हैं। यहां पे हम आते हैं मार्केट वैल्यू पर। ठीक है, बुक वैल्यू मेरी कितनी दी हुई है, देखो यहां पे बुक वैल्यू मेरे पास 10 लाख रुपए दी हुई है और मार्केट वैल्यू भी इसकी निकल के आती है 10 लाख रुपए। मार्केट वैल्यू भी 10 लाख रुपए लेके आती है। इसका मतलब कि इस पैसे का जो हम रिजर्व बना के रखे थे कोई इस्तेमाल हुआ, इस पैसे का कोई इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ। इसको आप क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वही होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने से 1 लाख रुपीज से, कितने से 1 लाख रुपीज से। समझ में आया, ये एक प्रोसेस हो गया, ये पहली एंट्री हो गई। ठीक, अब आगे देखो दूसरे पे आते हैं। When market value of investment is less than the book value, market value of investment is less than the book value, यानी मार्केट वैल्यू तुम्हारी कितनी दी होगी, मान लो कि 9 लाख रुपए दी होगी। तो पहली कंडीशन दिया हुआ है कि फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन IFR, लेस देन IFR। देखो देखो इसको, अब इसमें पॉइंट क्या दे दिया कि मैंने बोला था कि 10 लाख रुपए का तुम्हारा बुक वैल्यू रहा होगा, मार्केट वैल्यू मान लो इसकी मार्केट वैल्यू 9,50,000 रुपए हो गई। अच्छा ठीक है, मैंने तुमको बोला था कि तुम्हारा IFR कितना था, तुम्हारा IFR 1 लाख रुपए था। ठीक, यानी यहां पे क्लेम कितने का आएगा, 50,000 रुपए का क्लेम आएगा कि नहीं आएगा। देखो यहां पे डिफरेंस कितने का है, यहां 50,000 का डिफरेंस दिख रहा है। बुक वैल्यू हमारे पास 10 लाख दी हुई है, हमारे पास मार्केट वैल्यू कितनी दी हुई है 9,50,000। हमने रिजर्व कितना बना के रखा था 1 लाख का, यानी 50,000 का डिफरेंस यहां पे हमको देखने को मिला। अच्छा चलो ठीक है, 50,000 का डिफरेंस हमको देखने को मिला, वेल एंड गुड, कोई समस्या नहीं। अब आगे चलते हैं।
अब जब भी 50,000 का डिफरेंस हमको देखने को मिला है, यानी हम इस IFR में से, मतलब रिजर्व में से 50,000 रुपए निकालेंगे और इस 50,000 को इस वाले लॉस से मीट करने के लिए कोशिश करेंगे कि भैया ये वाला लॉस हमारा इससे मीट हो जाए, क्योंकि हमने जो IFR तैयार किया था वो इसी 50,000 को मीट करने के लिए रखा था। बात समझ में आ रही है? तो हमने इस 50,000 को क्या किया, इस IFR से इसको मीट करने की कोशिश की। ठीक, अब एंट्री क्या होगी भाई, एंट्री देखिए क्या होगी IFR अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, और बाकी जो ट्रांसफर करोगे उसको कहां ट्रांसफर कर दोगे, उसको ट्रांसफर कर दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एंट्री मारिए, IFR अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। IFR कितना था तुम्हारे पास, 1,00,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना चला गया, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, यानी 10 लाख माइनस 9 लाख 50,000, कितना अमाउंट भैया 50,000 का। और पार्टनर्स कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, बात समझ में आई, 50,000 रुपए। ठीक, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू द IFR, मतलब कि बुक वैल्यू 10 लाख रुपए थी, बुक वैल्यू 10 लाख रुपए थी, बुक वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू 10 लाख रुपए थी, बुक वैल्यू 10 लाख रुपए थी, मार्केट वैल्यू 9 लाख रुपए थी, IFR कितना था तुम्हारे पास, 1,00,000 रुपए। IFR कितना था तुम्हारे पास, 1,00,000 रुपए। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 1,00,000 रुपए का डिफरेंस हुआ ना। यहां पे नुकसान तुमको कितने का हुआ भाई, 1,00,000 रुपए का तुमने रिजर्व बनाया था, 1,00,000 का तुमको नुकसान हो गया, यानी 1,00,000, यानी IFR की वैल्यू जो थी उस 1,00,000 रुपए के नुकसान के बराबर हो गई। इसका मतलब कि एंट्री क्या करेंगे आप, IFR अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टोटल अमाउंट कितना, 1,00,000 रुपीज। ठीक है भैया। अच्छा, फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन IFR, ज्यादा का नुकसान हो गया, तब क्या करोगे, ज्यादा का नुकसान हो गया तब क्या करोगे बताओ, ज्यादा का नुकसान हो गया तब क्या करोगे, तब आप क्या करिएगा बताइए, आइए बताते हैं, आइए हम बताते हैं। बुक वैल्यू 10 लाख रुपए दी हुई थी, मार्केट वैल्यू 8.5 लाख रुपए, 8.5 लाख, $8.5 लाख। IFR कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास, 1,00,000 रुपए। यहां नुकसान कितने का है, 1.5 लाख का। अब यहाँ पे 1.5 लाख का नुकसान यहाँ पे है, टोटल यहाँ पे अब यहाँ पे तुमने रिजर्व कितना बना के रखा था, 1,00,000 रुपए।
तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड कितना चला गया बताइए, 1,00,000 रुपए। यहां पर नुकसान आपको 1.5 लाख का हुआ है, तो 1,00,000 रुपए तो आपका गया ही गया, प्लस आपको और पैसा देना है। आपकी लायबिलिटी बनी कि नहीं बनी, अब उस मार्केट वैल्यू को मीट करना होगा। वो कहां से जाएगा, वो आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट से जाएगा। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड कितना, 50,000। और टू क्या होगा भाई, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देखो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना, 1.5 लाख रुपए। ठीक है भैया। अगला देखिए, मार्केट वैल्यू इन्वेस्ट इज मोर देन द बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू। अब यहां पे आपको मुनाफा हो गया, क्या हो गया, मुनाफा हो गया, तब क्या करेंगे बताइए, बताइए बताइए। यहां पे आपको मुनाफा हो गया तब क्या करेंगे, अब ये समझाते हैं। बुक वैल्यू दी हुई है 10,00,000 रुपए, मार्केट वैल्यू 11,00,000 हो गया। 10,00,000 रुपए कहीं लगाए थे, हमको उसके ऊपर 1,00,000 रुपए और मिल गया, तब क्या करेंगे देखते जाओ। IFR आपने लगा के रखा था कितना, 1,00,000 रुपए। ठीक, इस रिजर्व को सीधे के सीधे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि इस रिजर्व का कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब ये रिजर्व आपका कोई मतलब ही नहीं है, इस रिजर्व का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस मार्केट वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है, उस इन्वेस्टमेंट पे आपको 1,00,000 की प्रॉफिट हो चुकी है, तो आपको इस रिजर्व का कोई मतलब नहीं है। इसको क्या करेंगे, सीधे के सीधे पार्टनर्स में ट्रांसफर करिए। IFR अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ₹1,00,000 रुपए लगा दीजिएगा। ठीक, अब इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्रीज कर गई है, तो ऑब्वियस सी बात है भैया, आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हुआ है ना, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की है, यानी आपका एसेट इंक्रीज किया हुआ है। उस एसेट्स को क्या करेंगे भाई, उस एसेट्स को लिखना होगा, तो किस में जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। ठीक, एसेट्स इंक्रीज की हुई है, तो यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से, 1,00,000 का मुनाफा हुआ था आपको, 1,00,000 रुपीज का मुनाफा हुआ था आपको। अब क्या करेंगे, अब बेसिक फंडा ये है कि उस रिवैल्यूएशन को कहां ट्रांसफर कर दीजिए, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, समझ में आया, यहां तक हो गया। अब ये बेसिक स्ट्रक्चरिंग थी, सिर्फ जर्नल एंट्री का बेसिक मैंने आपको समझाया है, इसमें कुछ खास यही है कि भाई जर्नल एंट्री आपको समझ में आएगी तो क्वेश्चंस करने में आपको आसानी रहेगी। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, हम अगले वीडियो में क्वेश्चंस को लगाएंगे, बेसिक प्रैक्टिसिंग करेंगे क्वेश्चंस की, ताकि आपको बेसिक आइडिया समझ में आ सके। ठीक है, आज थोड़ा सा वीडियो मैं उतना मतलब उस हिसाब से नहीं बना पाया, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, थोड़ा सा मुझे बुखार है, और थोड़ा सा जानते ही हैं मौसम की वजह से थोड़ा सा चेंजेस है, तो अगर कोई दिक्कत होगी इस वीडियो में तो उसके लिए मुझे माफ़ी चाहिएगा, क्योंकि मैं उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं कर पाया था। और काफ़ी कुछ जब तबीयत खराब रहती है, सर दर्द करता है, तो आदमी के जानते हैं एनर्जी लो होती है, तो चीज़ें उस हिसाब से मिक्स मैच नहीं हो पाती हैं, क्योंकि मुझे वीडियो डालना था, क्योंकि जानते ही हैं यूट्यूब का कमाल, नहीं जाएगा तो सर पे चढ़ जाता है भाई। और तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो
वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए हमें प्लीज़। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस कि प्लीज़ इसको थोड़ा सा आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम जैसे छोटे क्रिएटरों को भी आगे लेके जाइए। ठीक है, तब तक के लिए सब सही, दूध दही, कल मिलते हैं इसी समय इसी वक्त।